मूवी की ओपनिंग दृश्य में हम मिलो स्टैनफील्ड नामक एक व्यक्ति को देखते हैं। मिलो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से ग्रस्त है। न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा होकर वह पास की एक फूलों की दुकान में एक महिला को देख रहा है। इसी दौरान वह अपने आसपास घट रही घटनाओं का एक जटिल मानसिक गणना भी कर रहा होता है। एक बस का आना, एक गड्ढा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक तेज गति से गुजरती साइकिल, ये सब कुछ वो उसके दिमाग में एक साथ सोच रहा है। इन सबको ध्यान से देखने के बाद वो सड़क पार करता है और सोच समझकर एक पेन को गड्ढे के पास वाले मेल बॉक्स पर रख देता है। फिर मिलो की योजना के अनुसार घटनाएं घटने लगती हैं। एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है, जिससे उछलता पानी पेन पर गिरता है और पेन जमीन पर आ गिरता है। ये दृश्य स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे ही वो पेन उठाने के लिए झुकता है, एक तेज रफ्तार साइकिल सवार उस आर्टिस्ट से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो मेलबॉक्स से जा टकराता है और पास की फल की दुकान पर गिर जाता है। इस हादसे से सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई इस घटना की ओर खींचा चला जाता है, यहाँ तक कि बस का चालक भी। इसी बीच ट्रैफिक लाइट लाल हो जाती है, लेकिन चालक का ध्यान भटकने के कारण वो इसे नजरअंदाज कर देता है। फलस्वरूप सड़क पार कर रही महिला बस से टकरा जाती है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी योजना के सफल होने की पुष्टि करने के बाद मिलो वहां से चला जाता है। अगला दृश्य हमें FBI की एक विशेष एजेंट ओलिविया डनहम के पास ले जाता है। ओलिविया होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में कार्यरत है, जो असामान्य घटनाओं की जांच करती है। लगता है कि एक सिर के चोट लगने के बाद वो लंबे समय के अंतराल के बाद काम पर लौटी है। फ्रिंज हेडक्वार्टर में प्रवेश करते ही उसे उसके टीम सुपरवाइजर चार्ली द्वारा स्वागत किया जाता है। इसी बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टर बिशप अपने लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रोल्स के साथ ओलिविया की वापसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिलिप कहते हैं कि ओलिविया एक इम्पोस्टर है, जिसे वे फोक्स लाइविया कहते हैं। वो चिंतित है कि वे उनके टीम में एक नकली इम्पोस्टर को कैसा शामिल कर सकते हैं। फिर यह खुलासा होता है कि कार्यालय में मौजूद ओलिविया असली नहीं है, बल्कि एक नकली इम्पोस्टर है। असली ओलिविया की जगह लेने के लिए उसे यहाँ लाया गया है। वाल्टर तब इस जगह पर फॉक्स लिविया को लाने और असली ओलिविया की यादों को उसमें डालने के पीछे अपनी मोटिव का खुलासा करता है। वाल्टर दावा करता है कि फॉक्स लिविया ही एकमात्र व्यक्ति है जो बिना किसी नुकसान के विभिन्न यूनिवर्स में यात्रा कर सकती है। वाल्टर ये जानना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर पाती है। इसके लिए उसे फॉक्स लिविया को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप ने पूछा कि अगर फॉक्स लिविया अपनी नई पहचान बनाए रखने में असफल रहती है तो क्या होगा। चीफ ने जवाब दिया कि उस स्थिति में उसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली ने टीम को एक अजीब बस दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। ये हफ्ते में 2 बार हो चुकी है और दोनों ही बार पीड़ित की मृत्यु हो गई है। इसके बाद चार्ली ने अपनी टीम को साइट की जांच करते समय सावधान रहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद FBI की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची और सुराग खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गई। इस जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक FBI एजेंट कर रहा था, जिसके चेहरे पर जलने के निशान थे। चार्ली ने महिला के शरीर का निरीक्षण किया और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उसको पता चला कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर था। इसी बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी। ड्राइवर इस घटना से काफी हिल गया था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। वहीं एजेंट ली आसपास के वातावरण का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि उसे घटनास्थल पर बॉल पेन मिला। गवाहों से बातचीत करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास गई और उसे बताया कि स्थानीय आर्टिस्ट साइकिल सवार से टकरा गया था जब वो पेन उठाने के लिए झुका था और फल की दुकान पर गिर गया था। ये सुनकर एजेंट ली को लगा कि यही पेन उन घटनाओं की शुरुआत का कारण है जो पीड़ित की मौत का कारण बना। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच किसी कनेक्शन की तलाश में थे। एजेंट ली ने पहले हादसे की तस्वीर में वही बॉल पेन देखा और उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि इन घटनाओं की साजिश किसी ने रची थी। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से मिले और उन्हें इन घटनाओं के बारे में बताया। हालांकि एस्ट्रिड का मानना था कि कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं को बार बार अपने अनुसार नहीं मोड़ सकता। उनकी बहस के बीच ही एक और बस दुर्घटना हो गई, जिससे एस्ट्रिड हैरान रह गई। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि इस बार पीड़ित जीवित था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया था, जिसके कारण बस अनियंत्रित हो गई थी। तभी ओलिविया ने जमीन पर एक और बॉल पॉइंट पेन लुढ़कते हुए देखी। उसे एहसास हुआ कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। उसने इधर उधर देखा और ऊपर के पुल पर मिलो को नीचे देखते हुए पाया। कुछ पलों बाद एक व्यक्ति ईयरबड्स लगाए सड़क पार करने लगा और एक एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी। अपनी आशंका की पुष्टि हो जाने पर ओलिविया ने अपनी टीम को सचेत किया और मिलो की ओर दौड़ी। ये देखकर मिलो तुरंत एक नई योजना बनाता है और पुल से एक साइकिल फेंक देता है। साइकिल बस के रास्ते में आ जाती है, जिससे बस का संतुलन बिगड़ जाता है।
ओलिविया ने उसे पिस्तौल दिखाकर आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन मिलो पुल से कूदकर बस की छत पर गिर गया और फिर वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद मिलो घर लौटा। उसकी बहन मैडलिन उसकी चिंता कर रही थी। उसने मिलो को बताया कि अस्पताल से कई फोन आए हैं, लेकिन मिलो ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। मैडलिन ने मिलो को आत्मसमर्पण करने के लिए समझाया और कहा कि वो बहुत दूर तक जा चुका है, लेकिन मिलो मैडलिन के वाक्यों को पूरा करता है और उसे चुप करा देता है। कुछ देर बाद मैडलिन ने उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है जो उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। ये देखकर मिलो असहज हो गया और उसने कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं है और वहां से चला गया। दूसरी ओर एजेंट ली अपनी नियमित जांच के लिए अस्पताल जाता है। बंद चैम्बर में प्रवेश करने से पहले उसने ओलिविया से कहा कि वो तीनों पीड़ितों में कॉमनैलिटीज खोजने पर ध्यान दे। ओलिविया ने उसकी बात मानते हुए हेडक्वार्टर वापस लौटी और दुर्घटनाओं के गवाहों से बातचीत शुरू की। कुछ समय की जांच के बाद उसे पता चला कि तीनों पीड़ित किसी न किसी तरह एक मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए थे। उसने अपनी खोज चार्ली के साथ साझा की और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर ओलिविया ने देखा कि एक समूह के मरीज वही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहे थे क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में असमर्थ थे। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिले जो बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों को पहचानते थे। डॉक्टर लेविन ने उन्हें पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देते हुए बताया कि वे मानसिक रूप से कमजोर मरीजों की बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने उन्हें अपने मरीजों का वीडियो फुटेज दिखाया जिसमें ओलिविया ने मिलो को देखा। जब उसने मिलो के बारे में पूछा तो डॉक्टर लेविन ने बताया कि मिलो भी उन्हीं मरीजों में से एक था जिसने उसी दवा परीक्षण से गुजरकर अपनी बुद्धि को असाधारण रूप से बढ़ाया था। उन्होंने ये भी बताया कि मिलो को उसकी बहन की निगरानी में अस्पताल से रिहा किया गया था और उसे इस प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस आने का शेड्यूल दिया गया था। लेकिन अब मिलो उनके कॉलों का जवाब नहीं दे रहा था और वो हर किसी को मार रहा था जो उसे पकड़ने की कोशिश करता था। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंटों ने उसे मिलने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि मिलो ओलिविया पर करीब से नजर रख रहा था, उसके हर एक कदम का ध्यान रख रहा था और उसकी अगली चाल का अंदाजा लगा रहा था। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात मैडलिन से हुई। उन्होंने उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछा लेकिन उसने ये बताने से इनकार कर दिया, ये समझते हुए कि वो कुछ छुपा रही है। एजेंटों ने उसे बताया कि मिलो ने क्या क्या अपराध किए हैं और उसे आजाद छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। जबकि चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने गया, ओलिविया ने अपनी मृत बहन के बारे में बताया और कहा कि वे एक दूसरे की कितनी देखभाल करते थे। ये जानकर मैडलिन थोड़ी सहज हुई और उसने अपने भाई के बारे में और जानकारी दी। उसने बताया कि मिलो किसी भी घटना के परिणाम को सबसे छोटे विवरण तक पहले से ही जान सकता है और उसकी कंसंट्रेशन को केवल उस खिलौना घोड़े को दिखाकर तोड़ा जा सकता है। अंत में मैडलिन ने उन्हें एक नोट दिया जिसमें उस होटल का पता था जहां मिलो फिलहाल ठहरा हुआ था। इसके बाद ओलिविया और चार्ली ने एस्ट्रिड के साथ मिलकर मिलो को पकड़ने का योजना बनाए। हालांकि उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि कोई भी योजना बेकार हो सकता है क्योंकि मिलो उनकी हर चाल का पहले से ही अंदाजा लगा लेता है। इसलिए उन्होंने बिना किसी बैकअप के सीधे होटल जाने का फैसला किया। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में खड़ा होकर खिड़की से बाहर देख रहा था और अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की कल्पना कर रहा था। अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए मिलो ने भविष्यवाणी की कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और उसका पीछा करेंगे। उसने ये भी गणना की कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के खतरनाक क्षेत्र में ले जाकर उसे सीमेंट की ईंटों के भारी ढेर के नीचे दबाकर मार सकता है। उस जगह पर निर्माण कार्य के कारण हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, दोनों FBI एजेंट होटल पहुंचे और पाया कि मिलो सड़क पर उनका इंतजार कर रहा था। फिर वो निर्माण स्थल की ओर भाग निकला जबकि एजेंट उसका पीछा कर रहे थे। ओलिविया, जो लो ऑक्सीजन जोन चेतावनी संकेतों से अनजान थी, वहां बिना मास्क लगाए दौड़ गई। इससे मिलो की गणना गलत साबित हुई। इसके अलावा वो सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच गई जिसे मिलो ने सोचा था कि उसे दबा देगा। मिलो अपनी गणना गलत होते हुए देखकर हैरान रह गया और ओलिविया द्वारा पकड़ा गया। इस समय ओलिविया कम ऑक्सीजन की वजह से लगभग बेहोश हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि चार्ली सही समय पर पहुंच गया और उसने ओलिविया को एक ब्रीदिंग डिवाइस दिया। इन घटनाओं के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि उसने रेस्पिरेटर लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी थी, जिस पर ओलिविया ने बताया कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना था। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले गई जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर से बात करते हुए देखा गया। डॉक्टर के अनुसार IQ बढ़ाने वाली दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से थी, जिसके कारण वे रिवर्स प्रक्रिया को नहीं कर पा रहे थे। अब उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती थीं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे में गई और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा रख दिया। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर थी जब उसे एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें पीटर, उसके दूसरे यूनिवर्स का प्रेमी, उससे मिला। उसने उसे बताया कि वह इस यूनिवर्स की नहीं है।
अपने दावे को साबित करने के लिए उसने उसे याद दिलाया कि इस यूनिवर्स के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने उसकी जान बचाई थी। उसके अनुसार अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचाना होता और वहीं रुक गई होती तो वो मर चुकी होती। पीटर ने उसे अपनी सभी यादें फिर से याद करने के लिए प्रेरित किया और गायब होने से पहले उसे किस किया।